अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है जिसको हम इंट्रोडक्शन सेशन भी बोलते हैं अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ पेपर ACCA परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या PM। स्टूडेंट्स, आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमने क्या कवर करना है और इस सब्जेक्ट की जो एग्ज़ाम टेक्निक्स हैं या टिप्स हैं उसको सामने रखते हुए हम इस पेपर को कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस पेपर के हवाले से कंफ्यूज्ड नज़र आते हैं, चाहे वो लोकली हैं या इंटरनेशनली हैं, कि ये पेपर समझा जाता है कि जी बहुत मुश्किल है। ये जो मिसकंसेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको आज हम थोड़ा सा दूर करेंगे और सीखेंगे कि यार आखिर क्या वजह है कि स्टूडेंट इस पेपर से डरते हैं और इसको पास फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैंने ये समझा कि आपके लिए एक ओरिएंटेशन क्लास या आपके साथ शेयर किया जाए कि भाई आप इस पेपर को कैसे पास करेंगे, और साथ साथ ये देखा जाए कि हम इस पेपर में कवर क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्या, और क्या ये पेपर हमारा प्रैक्टिकल पेपर है या सिर्फ ये बुकिश ही है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये क्या पेपर वही पेपर है जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है जिसको हम FMA भी बोलते हैं, MA भी बोलते हैं, क्या ये वही पेपर है या उससे डिफरेंट है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि इस सेशन को आपके लिए इंटरैक्टिव बनाया जाए और आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड बनाया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करता हूं जी अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम है जी इनामुर रहीम and by qualification I am an ACCA member। इसके साथ साथ जो है मैंने और क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेशन जो हैं वो भी की हुई हैं, जिसमें CMA USA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट USA, और इसके साथ साथ FMVA एंड आई एम कंटिन्यू विद माय CFA जर्नी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने टीच किया है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस, ऑलमोस्ट जो जितनी भी आपकी फाइनेंस की क्वालिफिकेशंस हैं, जिसमें आपका CIMA है, जिसमें आपका ACCA है, जिसमें आपका CFA है, और जिसमें आपका ICAP के सब्जेक्ट्स हैं और ICAW के सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको मैंने टीच किया है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आई एम वर्किंग एज अ CEO एंड द फाउंडर ऑफ द Equiteli प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और बेसिकली ये कंसल्टेंसी कंपनी है, कंसल्टेंसी बिजनेस है, जिसमें हम फाइनेंशियल कंसल्टेंसी जो है वो ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 18 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है मुझे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल पढ़ाने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मॉरिशस में पढ़ चुके हैं मुझसे। ऑलमोस्ट 10 साल का अरसा जो है वो मैंने वहाँ पे स्पेंड किया, और जिसमें मैंने कोशिश की कि नंबर 1 ACCA एफिलिएट्स को और प्लेस विनर्स को प्रोड्यूस किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, विद द हेल्प ऑफ विद ऑल द प्रेयर्स ऑफ माय पेरेंट्स एंड अल्लाह ताला की मदद से इस चीज़ को मैंने अचीव किया अपनी लाइफ के अंदर, कि स्टूडेंट्स जो हैं दे आर रैंक नंबर 1 फॉर द ACCA PM पेपर एंड ऑल्सो फॉर द अदर सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसका मकसद क्या है और इस सब्जेक्ट को पढ़ने का फायदा एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या मिलेगा, या हम इस पेपर में क्या सीखने जा रहे हैं। इसके लिए एक आपके साथ मैं स्टेटमेंट शेयर करने लगा हूं बाय द वे। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो एम है जो आपको दिया जा रहा है, ये बाय द एग्जामिनर ऑफ ACCA PM के पेपर का है। एग्जामिनर ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो आप थोड़ा सा और नॉलेज डेवलप करें अबाउट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके साथ साथ एग्जामिनर ये चाहता है
कि आप उस नॉलेज को रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के अंदर या रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के अंदर अप्लाई भी करें। तो एक इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है जो हमें नजर आ रहा है बाकी एमए के पेपर जो हमने पहले नॉलेज लेवल पे पढ़ा है, उससे हमें जो एक फर्क नजर आ रहा है वो बड़ा क्लियर फर्क है कि यहां पे हमने अपने नॉलेज को अप्लाई करना है। यहां पे वो कह रहे हैं टू डेवलप द नॉलेज एंड स्किल्स इन एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और यही एक स्टूडेंट्स का डिलेमा है या एक वीकनेस है कि स्टूडेंट्स जो हैं जब इस पेपर को पढ़ रहे होते हैं तो वो सिर्फ नॉलेज सीख कर रहे होते हैं या नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हैं और ये मिस आउट कर जाते हैं कि इस पेपर को हम कैसे अप्लाई करेंगे अपनी रियल लाइफ के अंदर और डेफिनेटली जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे अप्लाई होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बजट प्रैक्टिकली बनाना आना चाहिए, आपको ये सीखना है कि वेरिएंसेस जो हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और वेरिएंस की एप्लीकेशन क्या होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके साथ साथ हमें डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए, हमें उस डेटा के फाइनेंशियल इनसाइट्स के बारे में पता हो कि वो जो डेटा है वो हमें क्या बता रहा है, वो जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है उससे हमने क्या कंक्लूड किया, क्या हमने उससे नतीजा निकाला या उस डेटा को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे या कैसे एनालाइज करेंगे। ये चीज जो है हमें यहां पे सीखनी पड़ेगी जब हम इस पेपर को पढ़ रहे होंगे। अब अगर 1 मिनट के लिए आप इसको कंपेयर करें अपने एमए के पेपर के साथ, बेसिक पेपर के साथ, तो वहां पे ये बातें हमने नहीं सीखी। वहां पे तो हम सिर्फ सीखते हैं कि यार कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और बेसिक बजट्स कैसे बनते हैं या बेसिक वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट होंगे। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम एडवांस्ड लेवल पे उसी नॉलेज को आगे लेके चलेंगे और साथ साथ हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कैसे हमें हेल्प करती है फॉर द डिसीजन मेकिंग्स, फॉर द परफॉर्मेंस एवेल्युएशन और कंट्रोल के लिए कैसे मददगार होती है और हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो बड़ा क्लियर डिफरेंस जो है वो आपको यहां पे नजर आएगा जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ है। अब यहां इससे बाद हम बात करते हैं कि जी ये जो पीएम का जो पेपर है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और आगे एसीसीए के जो बाकी पेपर्स हैं वो कौन कौन से होंगे जो इस पेपर पे डिपेंड करेंगे। तो हम अगर देखें इसको तो एमए का पेपर पढ़ा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी, उसका नॉलेज लिया, अब उस नॉलेज को हम यहां पे अप्लाई करना सीख रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बाद हम स्टूडेंट्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर अपने लास्ट लेवल पे स्ट्रेटेजिक या प्रोफेशनल लेवल पे एक ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसके अंदर ये जो नॉलेज है ये कंटिन्यू करेगा, ये कैरी फॉरवर्ड करेगा और इसके साथ साथ आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो कि कोर पेपर है एसीसीए का एसबीएल, उसके अंदर भी आपका जो बेसिक नॉलेज है पीएम का ये कैरी करेगा। तो आज आप इसकी सिग्निफिकेंस देख सकते हैं कि ये क्या है अबाउट द पेपर पीएम इन द एसीसीए जर्नी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जी कि हमारा एग्जाम का फॉर्मेट क्या है और इस फॉर्मेट को एक दफा फिर अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मेट है इस पेपर का और एमए का वो डिफरेंट है। अब चूंकि आप एक नए लेवल पे आ गए हैं, एडवांस लेवल पे आप जो पेपर पढ़ रहे हैं पीएम का, तो उसका फॉर्मेट डेफिनेटली डिफरेंट होगा जो कि आपने लेवल 1 के पेपर्स में देखा है। तो सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 15 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यू जो है वो 2 मार्क्स का होगा। तो इट मींस कि जो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं इस सेक्शन के लिए, सेक्शन ए के लिए, वो हैं जी 30 मार्क्स, 15 टाइम्स 2 30 मार्क्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि एमसीक्यूज क्या आपके
एक ही जगह से टेस्ट करेगा, एक ही टॉपिक से टेस्ट करेगा, या कहीं से भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स कहीं से भी ये एमसीक्यूज आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपने 100% सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया तो आप एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये एमसीक्यूज आपके लिए इजी मार्क्स होंगे या इजी गोइंग होंगे, इसलिए कि इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल भी पूछे जा सकते हैं और कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेट वेटेज दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑल अराउंड 50% एमसीक्यूज जो हैं वो थ्योरेटिकल पूछे जा सकते हैं और 50% न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि 60-40 की रेशियो भी आ सकती है कि 60% न्यूमेरिकल पूछ सकता है और 40% थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स टेस्ट कर सकता है एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो ये चीज हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई थ्योरी भी पढ़ना जरूरी होगी, किताब पढ़े बगैर एमसीक्यूज नहीं होंगे और प्रैक्टिस किए बगैर भी एमसीक्यूज सॉल्व नहीं होंगे। तो आपकी यहां पे जो प्रैक्टिस है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए हर एक मार्क काउंट करता है। एवरी नंबर काउंट्स इन ACCA पेपर्स। तो कोशिश करें कि अपने एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है, चाहे हमारे पास एमसीक्यूज स्टडी हब पे मौजूद हो या हमारी ऑफिशियल टेक्स्ट बुक्स के अंदर मौजूद हो। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी के अंदर। स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसको जैसे कि आपने एमए के अंदर एक्सपीरियंस किया होगा, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस, MTQs। तो ये वही एरिया है जिसको हम यहाँ पे सेक्शन बी का नाम दे रहे हैं और इसको हम OT केसेस का नाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट केसेस का नाम दे रहे हैं। और इधर आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, यानी कि मिनी सिनेरियोज दिए जाएंगे और उन मिनी सिनेरियोज पे बेस करते हुए हमारे पास एमसीक्यूज होंगे। ऑलमोस्ट 5 एमसीक्यूज होंगे जो हमने सॉल्व करने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एमसीक्यूज उसी तरह के होंगे या डिफरेंट होंगे। तो इसके अंदर आपको स्टूडेंट्स कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी जिसको आपने मैच करना है। मैचिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, नंबर एंट्री क्वेश्चंस हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हो सकते हैं और आपके और तरह के क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। आउट ऑफ 4 ऑप्शन आपको 2 ऑप्शंस के एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। तो आपको यहां पे 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन जो हैं वो किसी भी एरिया से पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, अगेन इजी टू हैंडल है, इसलिए कि आपने यहां पे कोई वर्किंग शो नहीं करनी, आपने कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करके नहीं दिखानी अपने एग्जामिनर, क्योंकि आपने सिर्फ सिस्टम के अंदर अपनी ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। तो टोटल मार्क्स यहां पे हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 3 OT केसेस क्वेश्चंस हैं, ईच 10 मार्क है, तो टोटल मिला के 30 मार्क्स बनते हैं। सो सेक्शन ए में आपके पास 30, सेक्शन बी में 30 मार्क्स, तो टोटल हो गए 60 मार्क्स, 60%। अब आते हैं जी आखिरी सेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, सेक्शन सी। और यहां पे हमारे पास 2 बड़े बड़े सवाल होंगे, ईच वुड बी ऑफ 20 मार्क्स। इसको बोलते हैं CR क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में होता ये है कि स्टूडेंट्स आपको एक बड़ा सिनेरियो दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि भाई इसका जो आंसर है वो आपने एक एक्सेल लाइक फॉर्मेट में या वर्ड लाइक फॉर्मेट में दिखाना है, सॉल्व करके दिखाना है। यहां पे आपको वर्किंग दिखानी है, यहां पे आपको टेबल बनाने पड़ेंगे, यहां पे आपको डिटेल्ड कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, लिखना भी है, जो आपने कैलकुलेट किया उसको वर्ड की फॉर्मेट में लिखना भी है, बताना भी है, अपने कंक्लूजन्स बताने हैं, कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये हमारा CR का एरिया होगा, जो कि आपका टोटल मार्क्स इसके होंगे 40 मार्क्स। और स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा, एग्जामिनर का ये फेवरेट है। और एग्जामिनर ये क्यों इसको एज अ फेवरेट के तौर पे देख रहा है, उसकी एक वजह ये है कि देखें सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका कोई एटलीस्ट आपका जो है कोई माइंडसेट का टेस्ट नहीं हो रहा, आपके एनालिटिकल स्किल्स का टेस्ट नहीं हो रहा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का टेस्ट नहीं हो रहा, आपकी जो सोचने का अंदाज है उसका टेस्ट नहीं हो रहा। आपका टेस्ट
यहां पे सीआर के अंदर इन सारी चीजों का जो टेस्ट है वो यहां पे किया जा रहा है। तो एग्जामिनर ये चाहता है कि आप सीआर का जो एरिया है उसको कोशिश करें कि परफेक्टली आंसर कर रहे हों, आप इसको आइडियली परफॉर्म कर रहे हो और इसमें कोशिश करें कि कोई रूम ऑफ मिस्टेक ना हो या रूम ऑफ एरर ना हो, कि हम जो कैलकुलेशंस करें वो कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती ना हो रही हो। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि भाई इसके ऊपर कोशिश करें कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। और यहां पे आपके लिए ये चूंकि डिफरेंट होगा, चूंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी तो आपका एमए के साथ लिंक कर रहा है, उससे रिलेट कर रहा है, लेकिन सेक्शन सी जो है ये आपके लिए डिफरेंट सेक्शन है इफ यू कंपेयर इट विद द लेवल 1 और द नॉलेज लेवल एग्जाम्स। और यहां पे आगे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं, सर हमारा सीआर का एक पार्ट छूट गया, सर मैं थ्योरी का आंसर नहीं कर सका, सर मुझे समझ नहीं आ रही थी लिखना क्या है, सर वो मैं लिंक नहीं कर सका, सर वो मैं भूल गया। ये गलतियां, ये कंप्लेंट्स हम रोज सुनते हैं अपने स्टूडेंट से कि सर जब भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उसके बाद फीडबैक में यही पता चल रहा होता है कि यार कुछ ना कुछ छोड़ा है, और सीआर के क्वेश्चंस के अंदर ए पार्ट छोड़ा है या बी पार्ट छोड़ा है, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं थी, याद नहीं आ रहा था, भूल गए। ये सारी कंप्लेंट्स जो हैं ये हमारे सामने आती हैं और ये आती रही हैं माजी में भी। तो स्टूडेंट्स कोशिश करें कि इसको जितना आप ग्रिप कर सकते हैं बाय डूइंग द प्रैक्टिस, ठीक है, आप एक्सेल के ऊपर काम करें और इंशाअल्लाह ताला हम इसको अपनी क्लास की एक प्रैक्टिस भी होगी हमारी कि हम एक्सेल के ऊपर अपनी डिटेल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहे होंगे और आपको मैं असाइनमेंट्स दूंगा। ऑब्वियसली हमारी एक्सेल और जो एग्जाम की एक्सेल है वो सेम नहीं होगी, वहां पे तो हमें बेसिक टूल्स या बेसिक जो है वो फॉर्मूलाज दिए जाते हैं। यहाँ पे जब हम होम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम इसको हर सेक्शन को इक्वली इंपॉर्टेंट कंसीडर करें, लेकिन खास तौर पे सेक्शन सी जो है सीआर वाला एरिया, चूंकि हमारे लिए एक नया सेक्शन है और हमें ये देखना है कि एग्जामिनर क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है, इसको पढ़ना, इसको समझना, इसकी मार्क्स एलोकेशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट जी, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम की ड्यूरेशन क्या है? 3 आवर्स का पेपर है। अगेन दिस इज अ डिफरेंस और डिफरेंट फॉर द पेपर एमए, वहां पे 2 घंटे का पेपर था, यहां पे 3 घंटे का पेपर है और 3 घंटों में आपने ये देखना है कि यार मैं कितना टाइम सेक्शन ए को दूंगा, कितना बी को दूंगा। सिंपल टू कैलकुलेट है, आप ये देखेंगे सेक्शन ए के कितने नंबर हैं हमारे पास, इसमें है जी हमारे पास 30 मार्क्स हैं। 30 को मल्टीप्लाई कर लें 1.8 से तो 48 मिनट्स बनते हैं। इसका मतलब है कि 48 मिनट्स में आपने सेक्शन ए कंप्लीट करना है और इतने ही नंबर्स के लिए जो सेक्शन बी है 30 इंटू 1.8 कर लें तो 48, तो 48 एंड 48 96 मिनट्स जो हैं ये आपको यूज करने हैं। किसके लिए? अपने सेक्शन ए और बी के लिए। और बाकी जो टाइम बचेगा सेक्शन सी के लिए वो आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 180 मिनट्स कितना टाइम आपके लिए सेक्शन सी के लिए बचेगा। एक यहां पे एक और भी काम होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सेक्शन ए के अंदर अपना टाइम सेव कर रहे होते हैं, जहां पे आपको टोटल टाइम 48 मिनट्स चाहिए, अपना टारगेट रखेंगे 30 टू 35 मिनट्स के अंदर सेक्शन ए को कंप्लीट करें और तकरीबन इतने ही टाइम में सेक्शन बी को कंप्लीट करें ताकि आपको टाइम मिल जाए सेक्शन सी को सॉल्व करने के लिए और आइडियल आंसर देने के लिए। तो ये आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है दैट विल बी यूज्ड फॉर द सेक्शन सी और आप उसको बहुत अच्छा सॉल्व कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर यूटिलाइज करें अपने टाइम को। टोटल मार्क्स स्टूडेंट्स आपको पता है एसीसीए में 100 मार्क्स होते हैं और पासिंग परसेंटेज 50% होती है। अब हम आते हैं इसके मेन सेक्शंस के ऊपर। हमारे पास स्टूडेंट्स जो 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसको हमने कवर करना है। ऑब्वियसली हर सेक्शन के अंदर हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं। यहां पे मैं सिर्फ आपको आइडिया दूंगा, हम डिटेल सिलेबस को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हर सेक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ना है ब्रॉडली। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो सेक्शन ए है जिसके अंदर हम कवर करेंगे इंफॉर्मेशन, डेटा, एनालिसिस, रिपोर्टिंग। ठीक है, ये 5 सेक्शन हैं। इसके अंदर हम कवर करेंगे इंफॉर्मेशन, डेटा, एनालिसिस, रिपोर्टिंग। तो
क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होते हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन के फर्क क्या होते हैं, प्लानिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, कंट्रोल क्या होता है। तो ये एरिया आपका बहुत ज्यादा सिमिलर है एज लाइक जो आपने कुछ टॉपिक्स यहां पे पढ़े होंगे बीटी के अंदर और कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर या एफएमए के अंदर। तो थ्योरेटिकल एरिया है, इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस एज सच नहीं है, और अगर होती भी हैं तो बड़ी स्मॉल अमाउंट में आपको ये टेस्ट किया जाता है न्यूमेरिकली। बट हम यहां पे ये कह सकते हैं इन कंक्लूजन कि भाई ये ज्यादा आपका थ्योरेटिकल एरिया है। सेक्शन बी की अगर बात करें तो यहां पे हम कुछ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स सीखेंगे जो कि हमने पहले नहीं सीखी हुई अपने एमए के पेपर के अंदर। और हम इस सेक्शन को जो नाम दे रहे हैं वो है जी स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। मैं यहां पे इसको क्या नाम देता हूं, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। जैसे कि हम बात करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, डिटेल्ड कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे इसकी। उसके बाद हम बात करेंगे टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का यूज क्या होता है, फिर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे की जाती है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे थ्रूपुट अकाउंटिंग की जो कि सिमिलर है एज लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग मार्जिनल कॉस्टिंग सॉरी। सेक्शन बी के बाद स्टूडेंट सेक्शन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहां पे हम 5 इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टेक्निक सीखेंगे। फेवरेट एरिया ऑफ द एग्जामिनर है और ये यूजुअली टेस्ट किया जाता है सेक्शन बी के अंदर। और ये सेक्शन बी जो है ये भी आपका ओटी केसेस के अंदर ही टेस्ट किया जाता है मेजरली। सेक्शन सी के अंदर डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स जो हैं, जैसे कि हम बात करेंगे प्राइसिंग डिसीजंस के, जब आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस या सर्विसेज की प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो प्राइसिंग का जो डिसीजन है वो कैसे लिया जाता है और प्रैक्टिकली हम कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो प्राइसिंग डिसीजन, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी जो टॉपिक है उसका नाम है लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं कि विद इन द लिमिटिंग फैक्टर्स हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज आवर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। और इसके साथ हम सीखते हैं कि भाई आप कैसे बेस्ट प्रोडक्शन ले सकते हैं विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स और गिवन रिसोर्सेज। तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया डिसीजन मेकिंग में हम कवर करते हैं जो कहलाता है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिस पे कंपनी ना प्रॉफिट ले रही होगी ना लॉस, तो वो ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे किया जाएगा। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स रेलिवेंट कॉस्टिंग की जो डिसीजन मेकिंग में बहुत इस्तेमाल होती है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ द डिसीजंस पढ़ रहे होंगे, जैसे कि रेलिवेंट कॉस्टिंग को कैसे अप्लाई किया जाएगा फॉर मेक और बाय डिसीजंस, और जिसको हम आउटसोर्सिंग डिसीजंस भी बोलते हैं। इसी तरह डिसीजन मेकिंग फॉर द शटडाउन्स, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर जो टॉपिक कहलाता है मेक और बाय डिसीजंस या रेलिवेंट कॉस्टिंग का। उसके बाद डिसीजन लेते हुए हमें कौन सी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एरियाज, 5 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो हमें हेल्प करती हैं प्रैक्टिकली टू टेक द बेस्ट डिसीजंस फॉर द बिजनेस, जो हम यहां पे कवर करेंगे। और ये हमारे लिए टोटली नया एरिया कहलाएगा और नया एरिया होगा जिसको हमें डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। सेक्शन डी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो कि मेजरली आपका टेस्ट किया जाता है सीआर के अंदर, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस के अंदर, कि बजट्स कैसे बनाए जाते हैं। अब यहां पे ख्याल कीजिएगा कि 2 एरियाज कवर हो रहे हैं, बजट एंड कंट्रोल। इट मींस कि हम वेरिएंस एनालिसिस और बजटिंग आपस में इसका इंटर रिलेशनशिप देखेंगे। नए बजट्स कौन कौन से होते हैं, क्या टाइप्स होती हैं, और बजट्स जो हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं एम्प्लॉइज की मोटिवेशन पे। बजट्स जो हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे नजर आते हैं, और बजट्स जो हैं उसके एडवांस टाइप्स क्या होती हैं या उसके मेन पर्पसेस क्या होते हैं, उसको हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी देखेंगे जो हम बजटिंग में यूज करते हैं। देन स्टूडेंट्स इसी सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे बेसिक वेरिएंसेस की और एडवांस वेरिएंसेस की।
जो कि हमने बेसिक वेरिएंस तो बाय द वे हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा है, लेकिन एडवांस वेरिएंसेस हमारे लिए नई चीज होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 70 to 80% इज आवर न्यू एरिया इन दिस सेक्शन। इसका नॉलेज बेसिक तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन एडवांस लेवल पे हमें यहां पे सीखना पड़ेगा। आखिरी जो सेक्शन है दैट इज नोन एज टू बी द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल। ये वो उसी की कंटिन्यूटी है जो आपने एमए के अंदर सीखा कि परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कौन से केपीआईज यूज किए जाते हैं। यहां पे हम बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स की बात करेंगे जो हमें बताएंगे कि फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे कैलकुलेट या मेजर किया जाता है, जिसमें हम बात करेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड की, जिसमें हम बात करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल्स की, और जिसमें हम बात करेंगे कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे की जाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में या पब्लिक सेक्टर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हमारा होगा। ये सारे जो सेक्शन स्टूडेंट्स हमने बात की, अब इसको हम ये कहते हैं कि जी दिस विल गोइंग टू बी कवर्ड इन द, ये सारा डिटेल सिलेबस अगर आपने देखना है तो स्टूडेंट्स आप एसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अपना 2025 सितंबर 2025 टू जून 2026 का जो सिलेबस कंटेंट है, जो कि हमारा ये चूंकि जून 2026 के लिए जो हम पढ़ रहे हैं सिलेबस वो यही वाला सिलेबस है। तो मेक श्योर करें कि आप इसी सिलेबस को कवर अप करें अपनी क्लासेस में भी, और बाय द वे हम ये कर भी रहे होंगे, और आप उसी के बेस पे अपने एरियाज को कवर करें। कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसे टॉपिक्स ना करें या कुछ ऐसी चेंजेस को आप जो है इग्नोर ना करें जो हो चुकी हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम आपके साथ अपनी जो है रिसोर्सेस उसको भी शेयर करेंगे, और आपको लेक्चर प्लान भी शेयर करेंगे कि भाई आपने अपने टॉपिक्स को कैसे कैसे कवर करना है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि जी हमारी क्लासेस बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उससे क्यों फर्क हैं। तो इसको थोड़ा सा हम समराइजली डिस्कस करते हैं कि एक तो पहली चीज है कि मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ टॉपिक्स को समझाया जाए और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है उसकी बताई जाए और दिखाई भी जाए कि यार ये अप्लाई कैसे होता है इंडस्ट्री के अंदर जो हम नॉलेज पीएम का ले रहे हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि योर कॉन्सेप्ट इज 100% क्लियर। कोई ऐसी कंफ्यूजन, कोई ऐसे आपके जहन में डाउट्स ना रह जाएं जिसकी वजह से आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना कर पाएं। तीसरी चीज है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट के साथ फीडबैक, जो उनके वीकली टेस्ट होते हैं उसको डिस्कस करते हैं और उसमें अपना फीडबैक शेयर करते हैं कि स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। देन एग्जाम फोकस प्रैक्टिस होगी, पास पेपर्स या जो स्टडी मटेरियल आपका अवेलेबल है, जो एग्जाम लेवल का स्टडी मटेरियल है, हम उसी की डिस्कशन करेंगे ताकि आपका एग्जाम का फोकस, आपका एग्जाम का कॉन्फिडेंस रहे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आपके पास LMS की एक्सेस मौजूद होगी, वहां से आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्टडी मटेरियल्स हैं या जो नोट्स हैं वो आपके वहां पे भी मौजूद होंगे, जिसको अप्रोच करेंगे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स। और ये जो टूल्स हैं, ये जो क्लासरूम्स होंगे, विल ट्राई टू मेक इट डिजिटल इन द सेंस ऑफ कि आपकी जो प्रैक्टिस हो रही होगी वो हम कोशिश करेंगे एक्सेल पे परफॉर्म की जाए और वो आपके साथ शेयर भी की जाए ताकि आप घर जाके अपनी प्रैक्टिस उसी तरह कर सकें। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स यहां पे हमारा काम सिर्फ लेक्चर्स देना नहीं है, आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए होती है इन अ प्रैक्टिकल वे तो वी प्रोवाइड यू द डायरेक्ट मेंटरशिप। यहां पे आप अपने टीचर्स को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, उनसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे लिए इन शॉर्ट एवरी स्टूडेंट मैटर्स और वी वांट टू गिव फुल अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ताकि हम अपने स्टूडेंट से रिजल्ट अचीव कर सकें और उनसे नंबर 1 पोजीशन जो है वो ले सकें, चाहे वो दुनिया भर में हो या नेशन वाइड पोजीशंस हो। देन स्टूडेंट्स हम कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं क्लासेस में डिस्कस करते हैं या यूज करते हैं, उसमें जो आपके सामने काफी रिसोर्सेज हैं। चूंकि ये पेपर बड़ा वर्सटाइल है और बड़ा डिटेल्ड पेपर है और इसकी जो टिप्स और टेक्निक्स हैं दीज आर नॉट द सेम एज लाइक द अदर पेपर्स ऑफ ACCA, तो लिहाजा यहां पे हमें काम भी ज्यादा करना पड़ेगा
तो पहले दिन से अपने जहन में बात रखें कि हमें वाइडर रीडिंग्स चाहिए, हमें वाइडर रिसोर्सेज चाहिए जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इस पेपर को पास कर रहे होंगे। अब वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो कि डिटेल्ड लेक्चर नोट्स होंगे और एग्जाम फोकस्ड होंगे। कहीं पे कुछ लेक्चर नोट्स आपको कंसाइज नजर आ रहे होंगे, कहीं पे डिटेल्ड नजर आ रहे होंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो उसकी मदद से हो सके। दूसरे नंबर पे आई रिकमेंड कि हम कैपलन का रिसोर्स जो है वो यूज करें बुक और किट के हवाले से, ताकि हमारे पास उसकी प्रैक्टिस, एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। उसके बाद आपका स्टडी हब का जो एरिया है, स्टडी हब के जो क्वेश्चंस मौजूद हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो या एमटीक्यूज हो या सीआर हो, उनको भी हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। और कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम बीपीबी एग्जाम किट से भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, जो आपके लिए एक नई चीज है, वो है एग्जामिनर्स डीब्रीफ्स। देखें, हर अटेम्प्ट के बाद एग्जामिनर आपको पेपर के हवाले से कुछ कमेंट्स देता है। वो ये बताता है कि भाई कहां पे स्टूडेंट ने क्या गलती की, और आपको वो ये भी बताता है कि आपकी मार्क्स एलोकेशन क्या थी। जो आप सीआर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर आपकी मार्क्स एलोकेशन क्या थी, और जो आपके एमसीक्यूज में आपने जो गलतियां की, स्टूडेंट्स ने गलतियां की या स्टूडेंट ने अच्छा काम किया या अच्छा परफॉर्म किया, वो कौन सा एरिया रहा, और वो क्या क्या मिस्टेक्स हैं जिसको स्टूडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं अपने इस पेपर को तैयार करने के लिए। तो ये कुछ वार्निंग साइंस हैं, आप ये कह सकते हैं कि दीज गिव्स यू सम वार्निंग साइंस कि यार ये गलतियां आपने पेपर में नहीं करनी। आपने अपने आंसर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लेके चलना है, वो क्या स्टेप्स होंगे, वो क्या चीजें होंगी जिसको हमें कवर करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ स्टूडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट अकाउंटेंट आर्टिकल्स। आपके स्टडी हब पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी मौजूद हैं जो कि आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, समराइज करके बताते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर ब्रेक इवन एनालिसिस है जो किताब में आपके बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है, आप उस आर्टिकल्स को पढ़ के भी एग्जाम लेवल की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। और याद रखिएगा कि आर्टिकल्स जो हैं वो आपका एग्जामिनर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं या जो लेटेस्ट चेंजेस आती हैं उसके हवाले से एग्जामिनर आपके लिए आर्टिकल्स लिख के आपके प्रोवाइड करता है ताकि स्टूडेंट उसको भी पढ़े। तो ये जो काम है ये हमें करना पड़ेगा पेपर पीएम को पास करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि भाई लेक्चर नोट्स पढ़ लेंगे, किट कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि यार स्टडी हब काफी रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि यार एग्जामिनर आर्टिकल्स ना भी पढ़े तो हमारा काम चल जाएगा, ये एग्जामिनर डी ब्रीफ जो है अगर नहीं भी देखी तो फिर कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट्स, मसला है और बड़ा सीवियर मसला होगा आप लोगों को, और यही एक चैलेंज है। तो हमें कोशिश करनी है कि विद इन दिस टाइम पीरियड ऑफ जो भी हमारे पास टाइम मौजूद है अप टू द एग्जाम, हम हर चीज को प्रॉपर ऑर्डर में लेके चलें। और इसकी चेकलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा कि आप अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं कि कौन कौन सा काम आपने किया है फॉर ईच टॉपिक। क्या आपने उसकी प्रैक्टिस स्टडी हब से की, क्या आपने बुक पढ़ी, क्या आपने किट के क्वेश्चंस किए, आर्टिकल्स पढ़े, एग्जाम डीब्रीफ्स पढ़ी या नहीं पढ़ी। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक समरी प्रोवाइड की जाए फॉर एवरी एग्जाम डीब्रीफ्स, ताकि आपको ये नहीं कि एग्जाम के पास बहुत सारी चीजें पढ़ने को मैं नहीं दूंगा। मैं आपको एग्जाम फोकस्ड, आपको समराइज फॉर्म में चीजें बताऊंगा कि भाई ये गलतियां आपने इन पेपर में नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स, आज से आपने अपनी कमर कस लेनी है, कमर बांध लेनी है जिसको हम बोलते हैं, क्यों कि हमें यहां पे काम ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करते तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर रहे होंगे। तो बड़ा आपको संभल के, बड़ा तरीके से इस पेपर को तैयार करने की जरूरत होती है। और ये वो एरियाज हैं जिस पे स्टूडेंट्स जिसको इग्नोर करते हैं, जिसको ओवरलुक करते हैं, और जिसको छोड़ के सिर्फ किताब पे रिलाय करके पेपर या किसी एक रिसोर्स पे रिलाय करके पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं।
यहां पे आपको स्टूडेंट की अप्रोच, स्टूडेंट की गाइडेंस, एग्जामिनर की गाइडेंस, एग्जामिनर की अप्रोच, एग्जामिनर की थिंकिंग, एग्जामिनर का एनालिसिस, वो आपको यहां पे लर्न एंड अंडरस्टैंड करना है। और आपने उसी तरीके से आगे अपने एग्जामिनर को बताना है कि भाई आई नो यू, आई अंडरस्टैंड यू, मुझे पता है आप किस लेवल पे चीजों को टेस्ट करने जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होगा कि यू शुड अंडरस्टैंड योर एग्जामिनर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कैसे पता चलता है? ये हमारे पास पेपर से या जो अब आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ACCA की वेबसाइट पे, उसको पढ़ के पता चलेगा कि यार एग्जामिनर कैसे सोचता है, या क्या टेस्ट कर सकता है हमसे और कितनी डिटेल में कर सकता है। तो अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर देन देयर वुड बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, जिसको मैंने कोशिश की है आपके साथ डिस्कस इस इंट्रोडक्शन में करने की, लेकिन यहां पे हम फॉर्मली एक लिस्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन, ताकि हमारा ये जो पेपर है फर्स्ट टाइम में पास हो। पहले नंबर पे हमें पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत है। जब तक हम पूरा सिलेबस कवर नहीं करेंगे, हम अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार नहीं करेंगे और हम खुदा न खास्ता फेल होंगे। तो हर एरिया, चाहे वो सेक्शन A का है, B का है, C का है या व्हाट्सोएवर, आपको हर सेक्शन को ग्रिप करने की जरूरत होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लीज अपने आप को MA के पेपर से या MA के खुमार से निकाल लें। आपने, ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको वहां से मिल रहा है, उसी नॉलेज पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे PM के अंदर भी, लेकिन आपको बड़ा क्लियरली डिफरेंसेस का पता होना चाहिए कि यार PM का सिलेबस में और MA के सिलेबस पे क्या फर्क है, उसकी अप्रोच क्या थी और इसकी अप्रोच क्या है। वहां पे तो हम एग्जामिनर के आर्टिकल्स को पढ़ते ही नहीं थे, वहां पे तो टीचर के नोट्स पढ़े, MCQs किए, चलो जी पेपर दिया, पास हो गए। और उसके साथ साथ हमने उस लेवल के जो रिलेशनशिप्स, उस लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है, वहां पे तो चूंकि बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेस्ट हो रही है, यहां पे डिटेल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेस्ट हो रही है, एप्लीकेशन टेस्ट हो रही है, आपका एडवांस नॉलेज टेस्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको हर डिफरेंस का पता होना चाहिए MA का और PM का। आप उस सेम अप्रोच के साथ PM में कंटिन्यू नहीं कर पाते जो आपने MA में सीखी है। अप्रोच का फर्क है, टेक्निक्स का फर्क है, टाइम मैनेजमेंट का फर्क है, फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम का फर्क है, और सिलेबस का भी फर्क है एडवांस लेवल का। देन स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस अंडर द टाइम कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम लेवल की, उतने ही आपके लिए चांसेस ऑफ पासिंग द एग्जाम विल बी हायर एंड हायर। अगर आप एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। देन है जी, हमारे पास यहाँ पे ज्यादा एप्लीकेशन है, मेमोराइजिंग का काम कम होगा, एप्लीकेशन का काम ज्यादा होगा, और ये एप्लीकेशन डिपेंड करेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल के ऊपर। अगर आप टॉपिक को ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, देन यू कैन इजीली अप्लाई दैट नॉलेज। आफ्टर दैट, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट सुनने को मिलती हैं। सर हमारा सेक्शन B का पार्ट रह गया था, सर कुछ MCQ छूट गए थे, सर MTQs में से एक MTQ छूट गया था, या जिसको हम OT केसेस बोलते हैं, सर वो छूट गया था, सर सेक्शन C का एक पार्ट छोड़ा था मैं, सर वो मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, रिक्वायरमेंट क्या है। तो टाइम मैनेजमेंट बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये देखना है कि आई हैव 1.8 मिनट्स, 1.8 मिनट होंगे आपके पास फॉर 1 मार्क। टोटल मार्क्स अगर आपके पास 100 हैं और 180 मिनट्स हैं, तो आप इजीली डिवाइड करके देख लें, फॉर एवरी मार्क यू हैव 1.8 मिनट्स। अगर आप 1 मिनट से 1.8 मिनट से ज्यादा टाइम देंगे तो स्टूडेंट्स, देयर वुड बी चांसेस कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। इसकी बात मैं पहले कर चुका हूं आपके साथ। नेक्स्ट है जी, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, और खास तौर पे CR के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है कि उसने थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल नॉलेज आपसे पूछा होता है, वो सिर्फ ये नहीं पूछा होता है कि भाई एक्सप्लेन कर दो, भाई क्या कहते हैं ब्रीफली डिस्कस कर लो। यहां पे वो आपको जरा कीवर्ड्स, जो आपके एक्शन वर्ड्स हैं, उसको समझना बड़ा जरूरी है। दैट मींस कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार डिस्कस का मतलब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, आपको ब्रीफली एक्सप्लेन का मतलब पता होना चाहिए, आपको एनालाइज का मतलब पता होना चाहिए, आपको
हाईलाइट द डिफरेंसेस का मतलब पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेट का एक्शन वर्ड क्या बता रहा है। और स्टूडेंट ये बहुत जरूरी है कि आपने ये देखना है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट आपको आ रही है, जैसे डिस्कस का वर्ड कह रहा है, डिस्कस का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर, तो डिस्कस के लिए मैंने कितना लिखना है। क्या मैं वहां पे एक पेज की डिटेल लिखूंगा, कुछ पैराग्राफ्स लिखूंगा, या कुछ मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स में लिख दूंगा? मैं कैसे उसको आंसर करूंगा? तो ये एक्शन वर्ब्स या एक्शन वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, चूंकि ये चीजें हमारी पहले एमए के अंदर टेस्ट नहीं हुई, और ये चूंकि हम साथ साथ जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये एक्शन वर्ड्स हम आपको बताएंगे साथ साथ कि यार ये देखो डिस्कस के लिए उसने कितना लिखा है, एग्जामिनर ने कितना लिखा। फिर आप कोशिश करेंगे कि जो एग्जामिनर का आंसर है उसको एनालाइज किया जाए, उसमें देखा जाए कि एग्जामिनर क्या चीज कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, क्या स्टेप्स को लेके चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना। उसके साथ आपको जैसे मैंने बताया कि एग्जामिनर डीब्रीफ्स हैं, हर पेपर के बाद वो आपको बता रहा होता है, रिजल्ट्स के बाद भी बता रहा होता है कि यार ये गलतियां की, यहां पे आपने ये मिस्टेक्स की, यहां पे आपने अच्छा परफॉर्म किया, यहां पे बुरा। तो इसको समझना जरूरी होगा। फिर हमारे जो रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल हैं, जैसे मैंने आपके लिए नाम लिया, ACCA स्टडी हब है, ACCA का कैप्लन का रिसोर्स है, या BPB है, जो भी ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं जिसको ACCA रिकमेंड करता है या टीचर्स रिकमेंड करते हैं, सो यू शुड ओनली रिलाई ऑन टू दोज रिसोर्सेज। तो आप अपनी मर्जी ना करें, अपने नोट्स जो हैं वेबसाइट से ले लिए, किसी फलाने टीचर से ले लिए, या जो भी है जो कि आपके रेलेवेंट कई दफा ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं होते, तो जब तक आपको टीचर को रिकमेंड नहीं कर रहा आप उन रिसोर्सेज को यूज मत करें। देन स्टूडेंट्स, क्लास की जो अटेंडेंस है वो बहुत जरूरी होगी। अगर आप क्लास में एक टॉपिक मिस करेंगे तो आपको अगला टॉपिक समझ नहीं आएगा, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी कि यार कौन सा एरिया मैं करूं, कौन सा एरिया छोड़ूं। तो पंक्चुअलिटी जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट सेक्शन सी के लिए स्टूडेंट्स आपको केस स्टडी अप्रोच लेके चलनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने सिनेरियो को कैसे रीड करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, और कैसे मैंने उसको आंसर करना है, मेरी क्या अप्रोच होगी सेक्शन सी के हवाले से। तो आपको कहीं ना कहीं सेक्शन सी के ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये आपके लिए नया और डिफरेंट एरिया होता है। एट द एंड स्टूडेंट्स, यहां पे मैं एक चीज आपके साथ शेयर करूं कि हाउ द स्टूडेंट्स गेट पास विद मी, और वो क्या चीज है कि मैं चाहता हूं कि मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बना दिया जाए आसान से आसान, इजी एंड इजी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई वांट फ्रॉम यू, आई एक्सपेक्ट दैट आप एक्सीलेंस के साथ अपने इस पेपर को पास करेंगे। यू विल ट्राई टू मेक द रिजल्ट्स एक्सीलेंट इन दिस पेपर PM, एंड आई विल हेल्प यू कि मैं आपको इसमें अचीव करने में हेल्पफुल हो सकूं, और आपको ये बताऊं कि भाई अंडर प्रेशर कैसे काम करना है, अंडर टाइम मैनेजमेंट कैसे आप बेहतर तरीके से काम करेंगे, अपने आप को कैसे लेके चलेंगे, और कैसे ये पेपर आपको प्रैक्टिकली हेल्प आउट करेगा इंशाल्लाह। राइट जी। तो स्टूडेंट्स, कोशिश की है मैंने कि आपके जो इस इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर जो आपके कुछ डाउट्स थे उसको क्लियर किया जाए, और ये देखा जाए कि इस पेपर को कैसे हम पास करेंगे, क्या सिलेबस पढ़ेंगे और कैसे इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। और आई होप के आवर टाइम विल बी अ गुड टाइम वेयर वी विल अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पेपर PM इंशाल्लाह ताला, एंड आई एम हियर कि मैं आपको हेल्प कर सकूं कि आप इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, या आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आते हैं तो वो आप अपना व्हाट्सएप पे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप मुझे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई